नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद3 क्लासेस में, जहां हमारा वर्तमान में जो क्रम चल रहा है वो महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से चल रहा है कि आपके संविधान, आपके इतिहास, आपके भूगोल से कौन कौन से प्रश्न आपके आने के संभावनाएं हैं। तो उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों आज हमारी बारी आती है जो हमारे संविधान में महत्वपूर्ण आयोग या कमीशन हैं उनके बारे में हमें उल्लेख करना है और किस तरीके से हमारे आयोग काम करते हैं और इनका कार्यकाल, इनके सदस्यता और कौन उन्हें नियुक्त करता है, इसके बारे में विशेष जानकारी हमारी इस वीडियो में रहने वाली है। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में जो आयोग हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भारत की जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमीशंस हैं, वो काम कैसे करती हैं, वो किस तरीके से होती है, इनकी स्थापना क्या होती है। तो बच्चों यदि मैं बात करूं भारत की जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं बच्चों। एक तो होती है हमारी संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, और दूसरी होती है बच्चों हमारी वैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग। अच्छा सर, इन दोनों में या इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, और हमारा दूसरा क्या आता है बच्चों, लीगल कमीशन। ठीक है ना, लीगल कमीशन। तो बच्चों लीगल कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यदि मैं बात करूं आपसे लीगल कमीशन की या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन या संवैधानिक आयोग वे संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किसी न किसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। और वैधानिक आयोग क्या होते हैं, जिनको बाद में संविधान संशोधन करने के बाद किसी न किसी विधेयक, किसी न किसी अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया। तो यदि मैं बात करता हूं हमारे जो संवैधानिक आयोग हैं, इसमें आप प्रमुख तौर पर देखते हैं कि जिनका उल्लेख, लिखिए, जिनका उल्लेख संविधान के किसी भाग में, अनुच्छेद में, आर्टिकल में किया गया हो, तो वो क्या कहलाती है, संवैधानिक आयोग कहलाती है। और इनसे यदि मैं बात करता हूं, वैधानिक आयोग की बात करूं, तो इन्हें किसी अधिनियम के द्वारा, इनका निर्माण, वैधानिक आयोग का निर्माण संविधान के किसी अधिनियम के तहत, ठीक है, अधिनियम का अर्थ होता है एक्ट, अधिनियम के तहत किया गया हो, ठीक है, अधिनियम के तहत किया गया हो। तो सर इसमें कौन कौन सी हमारी ऐसी संस्थाएं आती हैं, तो यदि मैं बात करता हूं बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा इसके उदाहरण में सबसे पहले तो हमारे भारत का वित्त आयोग, नाम सुना होगा, वित्त आयोग। दूसरा आपने सुना होगा हमारे भारत में, जैसे वित्त आयोग के बाद संघ लोक सेवा आयोग का भी आपने वर्णन सुना होगा। क्या सुना होगा, संघ लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत आप एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसी को बोला जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन। या आपसे बात करता हूं मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या अगले में बात करता हूं अनुसूचित जनजाति आयोग, आपने इनके बारे में सुना होगा। या यदि मैं आपसे बात करता हूं अंतरराज्यीय परिषद, क्या होता है, अंतरराज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है ना बच्चों। तो इनका उल्लेख सर यदि आप इसके बारे में कह रहे हैं, तो वित्त कमीशन का या फाइनेंस कमीशन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है बच्चों अनुच्छेद 280 में। इसका काम क्या होता है, इसके बारे में अभी हम वर्णन करेंगे। और हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, आप लोगों ने सुना होगा IAS IPS, इसके बारे में जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो कौन कराती है, UPSC। इसका एग्जाम्पल क्या है, UPSC। और हमारे राज्यों में UKPSC, जो हमारे SDM बनाने के लिए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनको बनाने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो सभी के सभी बच्चों किसके अंतर्गत आते हैं, हमारी संवैधानिक आयोग के अंतर्गत। तो इसका उल्लेख कहां पर किया गया है, तो ये है बच्चों हमारे आर्टिकल 315 में, 315 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि मैं बात करता हूं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, तो इसका उल्लेख किया गया है बच्चों अनुच्छेद हमारा 338 में कहा गया है। यदि मैं जनजाति की बात करता हूं, तो अनुच्छेद 338 ए में कहा गया है, इसका मतलब संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अंतरराज्यीय परिषद की बात करूं तो अनुच्छेद हमारे 263 में इसका उल्लेख किया गया है। या इसी में बात करता हूं आपसे जीएसटी काउंसिल,
ठीक है, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद इसे कहा जाता है, जीएसटी परिषद, ठीक है ना। इसका उल्लेख कहां पर किया गया है, हमारा जो अनुच्छेद 276 का ए है, तो यहां पर इसके बारे में वर्णन किया गया है। और यदि मैं वैधानिक आयोग की बात करता हूं जिसका निर्माण क्या होता है, किसी न किसी अधिनियम के तहत किया गया हो, तो इसके लिए हमारा एग्जाम्पल क्या आता है, हमारा NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, या यदि आपने नाम सुना होगा सीबीआई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। यदि आप और नाम सुना होगा आपने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो बच्चों इनकी स्थापना होती है किसी न किसी अधिनियम से, तो इसके बारे में हम आगे उल्लेख करेंगे। सबसे पहले आज हम ध्यान देते हैं कि जो हमारे संविधान के संवैधानिक जो आयोग हैं उनके बारे में हम कुछ ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसी क्रम में हमारा सबसे पहले आता है बच्चों वित्त आयोग, या इसी को बोला जाता है क्या, फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन का जैसे मैंने आप सभी से कहा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में। इसका कार्य क्या होता है बच्चों, इसका कार्य होता है कि किसी भी जो राज्य होते हैं, भारत के राज्यों में वित्त का वितरण होता है, ठीक है। अब इसका वित्त का वितरण, इसका यदि कार्य होता है तो इसका कार्यकाल कितना होता है, सबसे पहली बात तो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, इसके जो सदस्य होते हैं बच्चों, उनको भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और इसकी संरचना की यदि मैं बात करता हूं तो एक अध्यक्ष होता है और 4 उसके अन्य क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों की बच्चों यदि मैं बात करता हूं नियुक्ति की, किसकी नियुक्ति, तो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो आपने नाम सुना होगा फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो हमारा वित्त आयोग है उसके बारे में, तो उसका जो सदस्यों का जो या नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये मैंने भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में आपसे बताया था, कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया था। तो उस स्थान पर आपको मिलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की एक शक्ति होती है, तो उस शक्ति के तहत हमारे वित्त कमीशन के क्या, वित्त आयोग के क्या करते हैं, ये सदस्यों का क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अब इसी क्रम में बच्चों क्या होता है कि हमारे जो वित्त आयोग के जो सदस्य हैं नियुक्त तो हो चुके हैं, तो इस क्रम में हमारे भारतीय संविधान के जो पहले हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि पहले वित्त आयोग की स्थापना कब होती है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान का जैसे ही लागू होते समय 280 अनुच्छेद संविधान में था, तो इसके जो पहले सदस्य थे वो कौन थे, केसी नियोगी, ठीक है ना। केसी नियोगी इसके क्या थे, पहले सदस्य थे। यदि मैं आपसे बात करता हूं इसके 15वें वित्त आयोग कौन थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे कौन, एनके सिंह, एनके सिंह, इनका नाम क्या था, नंद किशोर सिंह। और वर्तमान में जो चलेगा बच्चों वो है 16वें वित्त आयोग की बात करते हैं, 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे बच्चों, हमारे अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया, ठीक है ना। तो इनका कार्यकाल 2026 से शुरू होगा 5 साल के लिए। वर्तमान में अभी कौन सा चल रहा है, 15वां, और ये रिपोर्ट पेश करेगा अभी अपना, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारा वित्त आयोग के बारे में है, जिसका काम होता है, जैसे बजट आपने सुना होगा ना, आर्टिकल 112, ये किसके बारे में बोलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब कि आप एक साल में कितना पैसा कहां कहां किस किस क्षेत्र में खर्च करने वाले हैं। तो उस खर्च करने वाले जो बजट के बारे में बात करें तो यहां पर से राज्यों को क्या किया जाता है, बजट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना। बजट डिस्ट्रीब्यूट करके राज्यों को उनकी जनसंख्या, उनके क्षेत्र के अनुसार क्या किया जाता है, बजट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, भारत सरकार का वित्त आयोग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सदस्य कौन था, पहला कौन था, ये 1951 की बात है, ये हमारे 2026 की 25 की बात है। तो इस स्थानों पर हमारे 15वें और 16वें वित्त आयोग के बारे में यदि आपसे पूछता है तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला हम बात करते हैं बच्चों निर्वाचन आयोग, किसकी बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। तो सर इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से होता है, एक तो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है केंद्र में, ठीक है ना, जो केंद्र में होता है उसका नाम क्या होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। दूसरा होता है राज्य में, तो राज्य में क्या होता है बच्चों, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन
आयोग। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों अभी आपसे अनुच्छेद 324 से 329 तक जिसका उल्लेख किया गया है संविधान के अंतर्गत कि जो केंद्र का वित्त आयोग है वो कौन सा है। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूं बच्चों केंद्रीय वित्त आयोग, सॉरी केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। अब इस इलेक्शन कमीशन की बात करता हूं तो बच्चों इसका काम क्या है। इसका काम होगा कि राष्ट्र में जो निर्वाचन चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, जैसे अभी हमारे 2 दिन पहले 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उसी के अनुसार जो हमारे 15वें हमारे उपराष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम क्या है, हमारे सीपी राधाकृष्णन है। तो वर्तमान जो इलेक्शन करवाएंगे ये किसके द्वारा करवाएंगे, भारत के लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है, तो वो सभी इलेक्शन काम करवाने का किसका है, हमारे केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। तो इसका कार्य क्या है, तो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और हमारे जो राज्यों में विधानसभा होती है बच्चों, जिसके द्वारा आप लोगों ने सुना होगा ना हमारे एमएलए चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। तो सर ये राज्य विधानसभा चुनाव नहीं करवाती है क्या, नहीं, ये क्या करती है बच्चों, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाती, जिसके अंदर आपने अभी हाल ही में देखा होगा ना जो हमारे ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है या जिला पंचायत है उनका निर्वाचन हुआ, तो उनका निर्वाचन किसके तहत होता है, तो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के तहत होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर हमारा बात करता है किसके बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, और वो हमारा और हमारा ये संबंध कौन से रखता है, अनुच्छेद 243 का के, सब क्लॉज के में हमारे इसके अंदर बात की जाती है, ठीक है ना। तो इसका उल्लेख कहां पर किया गया है बच्चों, आर्टिकल 243 का के। तो यहां पर हमारा कौन सा अनुच्छेद आता है, राज्य निर्वाचन आयोग का। पर यदि मैं बात करता हूं केंद्रीय निर्वाचन आयोग का, तो इसकी संरचना कितनी होती है, संरचना का मतलब है कि इसके अंदर कितने लोग होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर होता है एक हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और दो होते हैं हमारे इसके आयुक्त। तो एक कौन हो गया हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो क्या हो गए हमारे निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना। तो दो हमारे बाकी क्या हो गए, निर्वाचन आयुक्त, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इलेक्शन कमिश्नर। अब मैं यदि बच्चों इनके निर्वाचन की बात कर रहा हूं तो इनके निर्वाचन में सबसे पहले इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इन सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना होता है, कभी कभी आपसे कार्यकाल पूछता है ना, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल कभी पूछ लेता है, तो इनका कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 6 वर्ष या 62 वर्ष। यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्य का जो होता है वो 62 वर्ष होती है, वहां कितनी होती है, 65 वर्ष की आयु होती है। अगला यदि मैं बात करता हूं आपसे, भारत के पहले हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे, क्या थे, भारत के पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, तो इसके बारे में हम यहां पर देखते हैं एक बार कि क्या कह रहा है, पहले निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो कौन थे बच्चों, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। पहली महिला कौन थी, ये भी प्रश्न पूछता है, तो रमा देवी थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है बच्चों, ज्ञानेश कुमार, ठीक है ना। तो दो ही नाम तो और बचे हुए हैं सर, जो दो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो ये दो वर्तमान में कौन है बच्चों, वर्तमान में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहले तो है हमारे डॉक्टर ज्ञानेश कुमार, ये हमारे उत्तराखंड के इससे पहले सचिव रहा करते थे, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी थे ना, ज्ञानेश कुमार। और दूसरे अभी कौन है, तो हमारे डॉक्टर विवेक, ठीक है। दो हमारे अभी कौन है अतिरिक्त
आयुक्त हैं। और वर्तमान में अभी हमारे ज्ञानेश कुमार, इनका क्रम कौन सा है, कभी अगर क्रम पूछ लेता है तो ये 26वें क्रम के हैं। ठीक है ना बच्चों, 26वें क्रम के हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, ज्ञानेश कुमार है। तो दूसरा हमारा यहाँ पर ऑपरेशन कर दिया गया निर्वाचन आयोग का, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं तब बात की जाती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये क्या है हमारा, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब बच्चों आप लोगों को पता होगा जो हमारा अनुसूचित जाति होती है तो उस जाति की रक्षा के लिए केंद्र के पास, सरकार के पास कोई ऐसा आयोग होना चाहिए जिसकी शिकायत या कोई बात हो, कोई उनके लिए यदि विधि बनाना हो, नियम बनाना हो, कानून बनाना हो तो वो कहां हो, भारत सरकार के अधीन हो। तो उसकी यदि हम बात करते हैं तो उसका उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसका काम हमारा केंद्र में जो हमारा अनुसूचित जाति होती है उसके बातों को पहुंचाना है। ठीक है ना, तो इसकी जो बच्चों सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं इसकी संरचना की बात करता हूं मैं, इसके अंतर्गत है कौन, कितने लोग हैं। इसके संरचना के अंतर्गत होता है हमारा एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। 4 इसके क्या होते हैं बच्चों, अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितना होता है, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अब यहां पर बात आती है राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है, ये आपसे सीधे स्टैटिक फॉर्म में पूछता है कि इसके अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है। ठीक है ना, तो ये संवैधानिक आयोग तो है, इसकी स्थापना तभी कर दी गई थी जब संविधान बना हुआ था। तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति आयोग है, इसका जो हमारे अध्यक्ष है वर्तमान में, कभी पूछ लेता है क्योंकि हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया, तो वो कौन है बच्चों, किशोर मकवाना, वर्तमान अध्यक्ष कौन है हमारे, किशोर मकवाना। ये 2025 में ही अपॉइंट किए गए बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या होता है कि प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, मकवाना है यहाँ, किशोर मकवाना। तो ये आपका क्या हो चुका है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में प्रश्न पूछता है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला यदि आपसे बात कर रहे हैं बच्चों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यदि आपसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 338A में किया गया है। ठीक है, तो जब इसकी बात की गई है बच्चों तो इसको जोड़ा कैसे किया, इसको क्या होता है हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 89वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन 2002 होता है, तो उस स्थान पर उसी समय क्या होता है हमारा, इसको जोड़ा जाता है। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए, ट्राइब के लिए भी क्या होता है, सदस्य के लिए हमारा आयोग बनाया जाता है। और इसका जो संरचना होती है बच्चों, संरचना ये उसी के तहत एक अध्यक्ष होते हैं और 4 इनके अन्य सदस्य होते हैं। मतलब इसके अंदर एक उपाध्यक्ष होते हैं अन्य, और बाकी क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। इनकी सबसे पहले आप बात करते हैं हम नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों, राष्ट्रपति के लिए हमने देखा कि 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो इनका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। ठीक है, 3 वर्ष का इनका क्या होता है बच्चों, कार्यकाल होता है। तो यदि मैं बात करता हूं कि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा हो चुकी है, तो वर्तमान में इसके सदस्य कौन है, वर्तमान अध्यक्ष की यदि मैं बात करता हूं, वर्तमान अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो उनका नाम है अंतर सिंह आर्या, अंतर सिंह आर्य। ठीक है, तो ये हमारा इसका टोटल जो इसका अर्थ निकलता है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, इनके सदस्य कितने होते हैं, इनके अंदर एक अध्यक्ष होता है, एक का मतलब होता है अध्यक्ष और अन्य के मतलब क्या है, ये सदस्य हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है और कितने साल का इनका कार्यकाल होता है और वर्तमान इनके अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो बात करते हैं लोक सेवा आयोग। ये बच्चों कई बार पूछा गया आपसे लोक सेवा आयोग का, जिसका उल्लेख कहां किया गया है, हमारे अनुच्छेद 315 में किया गया है। यदि मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, ये भाग 14 में उल्लेखित है, वर्णित है। ठीक है ना, और यदि मैं बात करता हूं इलेक्शन कमीशन, जो आपको बता दिया मैंने निर्वाचन आयोग, ये निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है बच्चों भाग 15 में। कभी आपसे भाग में भी पूछ लेता है। ठीक है ना, अभी ये दिख गया है तो आपको मैं बता देता हूं, भाग 15 में उल्लेख किया गया है निर्वाचन आयोग का, और हमारा जो यूपीएससी है या पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका उल्लेख किया गया है भाग 14 के अंतर्गत। अब यहाँ पर भाग 14 क्या कहता है कि केंद्र और राज्य में, क्योंकि भारत के पास एक तो केंद्र है ना,
जो कि पूरे भारत के लिए है, और दूसरे होते हैं राज्य जिनकी संख्या 28 है। तो राज्य और केंद्र के पास जो परीक्षाएं, जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी परीक्षा करवाने के लिए एक कार्यभार बनाना था, तो उसके लिए केंद्र में बनता है हमारा क्या, यूपीएससी। और यदि मैं केंद्र के राज्यों की बात करता हूं तो स्टेट पीएससी, जैसे आपने इसी का एग्जाम्पल सुना होगा हमारा यूकेपीएससी, ठीक है ना। तो हमारे इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं, हमारे अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, आर्टिकल 315 के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि हमारा एक लोक सेवा आयोग होगा। और सबसे पहले इसके बारे में बताया कब जाता है बच्चों कि 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग के निर्माण के लिए प्रबंध किए गए, ठीक है। जिसके तहत क्या होता है बच्चों, हमारा 1926 में एक आयोग बनाया जाता है जिसको बोला जाता है ली आयोग, ठीक है। ली आयोग की ही सिफारिश पर, इसकी क्या होती है, सिफारिश पर क्या होता है, हमारा सबसे पहले लोक सेवा आयोग का 1926 में क्या होता है, निर्माण, लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो सबसे पहले गठन की बात करते हैं तो कब होता है, 1926 में होता है। बात करता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर रॉसबर्गर इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे सर रॉसबर्गर, ठीक है। तो सर रॉसबर्गर इसके क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो बच्चों कार्यकाल होता है, तो इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कहां, केंद्र में, केंद्र का मतलब क्या है, हमारे यूपीएससी में। और यदि मैं बात करता हूं राज्य के अंतर्गत, तो इनका कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि यदि अगर आपको 62 साल हो चुके हैं और 6 साल पूरे नहीं हुए हैं तो आप रिटायरमेंट कर जाओगे। और यहां पर यदि आपकी 65 वर्ष की आयु हो चुकी है, इफ यू आर 65 ईयर्स ऑफ एज, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका प्रावधान यही है कि आप 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं कर सकते हैं। और यदि मान लो आप 62 वर्ष के, 63 वर्ष के हैं या 64 वर्ष के हैं और आपका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु केंद्र में, ठीक है ना। तो ये हमारे किसकी बात कर रहे हैं, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं। और इसका कार्यकाल तो हो चुका है। इनकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों, तो इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। आपको इस तरीके के प्रश्न ना सीधे देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न में आप देख लीजिएगा स्टैटिक, आपको ये अभी जो पटवारी वीडियो वीपीडीओ होने वाला है तो उसमें भी इस तरीके के कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो हमारे अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, ठीक है। तो इसी में मैंने क्या कहा कि इनकी जो नियुक्ति कराई जाती है बच्चों, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार है वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष। किसके चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। और यदि मैं बात करता हूं जो हमारा यूकेपीएससी है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे रविदत्त गोदियाल हैं, ठीक है, अध्यक्ष है तो कौन है, रविदत्त गोदियाल है। इसकी स्थापना कब होती है, 2001 में। इसका मुख्यालय कहां है हमारा, हरिद्वार में है, ठीक है ना। तो ये आप सभी को पता होगा। तो ये हमारा यूपीएससी के बारे में हो गया, ये हमारे राज्य के बारे में हो गया। पर दोनों का उल्लेख कहां किया गया है बच्चों, आर्टिकल 315 में। और जो आपने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनके बारे में सुना है, ये हमारी क्या है, प्रशासनिक जो जॉब है इनके बारे में, तो इनका उल्लेख किया गया बच्चों आर्टिकल 312 में, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो हमारा आता है फिर बच्चों अंतरराज्यीय
परिषद, अंतरराज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल इसको बोला जाता है। ठीक है, मान लिया कि दो राज्यों के बीच में मान लिया कोई विवाद उत्पन्न हो चुका है, किसी सीमा विवाद की हम बात करें, नदी विवाद की हम बात करें, तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो चुका है, तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार के पास एक हमारा क्या होना चाहिए, हमारी परिषद होनी चाहिए। तो उस परिषद का नाम है हमारा क्या, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। इसका वर्णन किया गया है बच्चों अनुच्छेद 263 में। अब इसका जो होता है बच्चों, बात तो करते हैं हम इंटरस्टेट काउंसिल की, संविधान में इसका वर्णन किया गया है, तो इसकी वास्तविक तौर पर स्थापना होती है 1990 में। इसकी जो वास्तविक स्थापना है, कभी पूछ लेता है वास्तविक स्थापना कब होती है, 1990 में होती है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब संविधान में जब हमारा बात करी गई है जैसे यूपीएससी की, तो यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बन चुकी थी, पर यदि मैं बात करता हूं हमारे इंटरस्टेट काउंसिल की, बनाया तो गया था पर विवाद किसी राज्य के बीच में नहीं हुआ था, तो इसे बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी क्रम में जब हम देखते हैं आगे को, 1990 में हमारा सरकार बदलती है, कांग्रेस से हम आगे आते हैं और हमारा फिर क्या होता है कि नई राज्य सरकार बननी स्टार्ट होती है। तो उसमें हमने देखा कि जो राज्यों के बीच में मतभेद होने लगा, जैसे केरल और तमिलनाडु के बीच में, तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में क्या होने लग गया, नदी जल विवाद उत्पन्न हो गया 262 के अंतर्गत। यदि राज्यों में कभी अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो चुका है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, तो अंतरराज्यीय परिषद उसके लिए क्या होगी, जिम्मेवार होगी। तो इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद को सुलझाना। क्या है, सुलझाना। क्या काम है इसका, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद को सुलझाना। तो इस सदस्य, इसका जो अध्यक्ष होता है बच्चों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन हमारे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसके पहले हमारे वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री हमारे कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, तो इसके अध्यक्ष भी स्वतः कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानकारी हमारी हो चुकी है कि इंटरस्टेट काउंसिल का उल्लेख कहां पर किया गया है। ठीक है, तो और यदि इसके बारे में हम बात करें कि इसका जब निर्माण होता है तो किसी राज्य के बीच में हुआ, तो इसमें सबसे पहले इसका सुझाव किसने दिया, तो इसका गठन होता है 1990 में सरकार या आयोग की सिफारिश पर। ठीक है ना, किस पर होता है, सरकार या आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, सरकार या आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों के बीच में मतभेद हो रहा है, अनुच्छेद 263 में उल्लेख किया गया है, तो इसकी क्या कर दो, स्थापना कर दो। और ये पदेन अध्यक्ष इसके कौन होते हैं बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री। अब हमारी बात करते हैं हम वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में, जीएसटी काउंसिल की हम बात करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल अपने आप में क्या बताती है बच्चों, भारत में जो हमारे जो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है ना, भारत के अप्रत्यक्ष कर के द्वारा निर्गत की जाने वाली जीएसटी दरों का उल्लेख। जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि जीएसटी के अंतर्गत पहले हमारे 5 स्लैब हुआ करते थे, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 25%, तो 28%। तो जो स्लैब्स हुआ करते थे, इन स्लैब्स में से अभी क्या कर दिया गया है, केवल 2 स्लैब रखी गई हैं। ठीक है ना, तो उन दरों का निर्धारण कौन करता है, हमारे भारत का जो जीएसटी काउंसिल है। इसका उल्लेख कहां पर किया गया बच्चों, 279A के तहत। मतलब जीएसटी की जो स्थापना है वो क्या किया गया था, 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत इसकी स्थापना कब होती है बच्चों, 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए हमारा 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है बच्चों, जीएसटी डे। इससे आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो कब होती है, इसमें 2016 में जीएसटी काउंसिल की स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना होती है बच्चों, तो इसमें हमारा विजय केलकर जो समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना क्या होती है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर की गई। ठीक है,
सर समिति समिति कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो विजय केलकर थे इनकी अध्यक्षता में इस परिषद को बनाने के बारे में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। तो 2017 में इसका सबसे पहले उल्लेख होता है और इसकी स्थापना होती है। तो जीएसटी का उल्लेख किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 246 ए में, और परिषद के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 279 ए में कहा गया है। इस जीएसटी परिषद का बच्चों अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत के वित्त मंत्री। कौन होते हैं, भारत के वित्त मंत्री, अर्थात वर्तमान में कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। और इनके द्वारा वर्तमान में जो जीएसटी की दरें हैं कितनी बच गई हैं हमारी, वर्तमान जीएसटी की दरें कितनी बच चुकी हैं, 2 बच चुकी हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो 5% और दूसरा 18% की जीएसटी की दरें रखी गई है, ठीक है ना। जो हमारे नॉन लग्जरी गुड्स हैं, जैसे आप जानते हैं कि हल्के फुल्के जो 1 लाख 1.5 लाख के जो गाड़ियां आती हैं, स्कूटी आती है, तो उनके लिए हमारा कौन सा स्लैब है, या भोजन के लिए वो समाप्त हो चुका है, वो 5% के अंतर्गत है। और जैसे हमारे कपड़े और चीजें, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, तो उन चीजों में क्या कर दिया गया है, मोबाइल एंड गुड्स में 18% जीएसटी कर दिया गया है। तो इससे मतलब क्या हो गया है कि हमारी दरें कम होंगी तो जो पैसा होगा, फ्लक्चुएशन होगी, वो नीचे की हो जाएगी, तरलता की ओर भागेगी। तो ये हमारा निर्धारण कौन करती है बच्चों, जीएसटी काउंसिल करती है। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, हमारा जीएसटी डे मनाया जाता है, ठीक है। बाकी हमारा इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब होती है बच्चों, 25 जनवरी को होती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना कब होती है बच्चों, निर्वाचन आयोग, ठीक है, 25 जनवरी 1950 में। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक हो गया है। तो हमने क्या देख लिया कि जो हमारे जितने भी हमको भारत के संवैधानिक आयोग मिले, हमने उनके बारे में डिटेल कर लिया। अगला बारी आती है एनएचआरसी की, और हमारा जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके बारे में, सीबीआई आयोग के बारे में, सीबीसी के बारे में। तो ये कुछ हमारे जो हमारे वैधानिक आयोग है इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। और संवैधानिक जो भी आयोग है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, राज्यों के प्रति और केंद्र के प्रति दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम संवैधानिक आयोग पर यहीं पर विराम देते हैं। बाकी जो हमारा अगला वैधानिक आयोग होंगे उसके लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।